मार्केट गुरु सीरीज मेरे लिए खास है क्योंकि इसमें मुझे मौका मिलता है इंडिया के बेस्ट नोन फंड मैनेजर्स और मनी मैनेजर्स से बात करने का। और आज हम आ गए हैं बाहर, और जी हाँ, कहाँ? एबेकस के हेड ऑफिस में मुंबई में। तो आप समझ गए होंगे आज मेरे गेस्ट कौन हैं। आज हम बात करेंगे इंडिया के बेस्ट नोन और बेस्ट परफॉर्मिंग फंड मैनेजर्स में से एक सुनील सिंघानिया। सुनील सिंघानिया का स्टॉक मार्केट्स में एक बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। एक म्यूचुअल फंड में उन्होंने 100 से ज़्यादा गुना रिटर्न्स जनरेट किए थे अपने इन्वेस्टर्स के लिए, रिलायंस म्यूचुअल फंड में। और उसके बाद उन्होंने अपना खुद का एक इन्वेस्टमेंट फर्म स्टार्ट किया एबेकस के नाम से, जहां पर उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को शानदार रिटर्न्स दिए हैं। सुनील को जाना जाता है मार्केट साइकिल समझने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंटली स्टॉक सिलेक्शन के लिए, क्योंकि उनके कई स्टॉक्स हैं जो 100-200 टाइम्स रहे हैं पिछले कई सालों में। और अपने इस फंड में भी इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े मल्टी बैगर्स जनरेट किए हैं पिछले 3-4 साल में और लगातार मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है। तो आज हम बात करेंगे मिस्टर सुनील सिंघानिया से। सुनील सर, गुड मॉर्निंग। अरे थैंक यू सो मच। आज हम सीधा आपके ऑफिस आ गए। हमने सोचा चलिए आज आपके सीधा ऑफिस जाएंगे। नहीं, मैं तो खुश नसीबी तो हमेशा मेरी है। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए, और आज आपसे बात करेंगे फर्ज। जी हाँ, आज हम हैं एबेकस इंडिया के हेड ऑफिस में, और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास मेहमान से, मिस्टर सुनील सिंघानिया। जैसा मैंने कहा कि एक इंडिया के बेस्ट नोन और मोस्ट आउट परफॉर्मिंग फंड मैनेजर्स में से एक, ना सिर्फ अपने म्यूचुअल फंड करियर में, बट उसके बाद जब उन्होंने अपना खुद का एक इन्वेस्टमेंट फर्म एबेकस स्टार्ट किया, वहाँ से भी इन्होंने शानदार रिटर्न्स जनरेट किए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इनके 2 फंड्स हैं, उसमें एक का 3 साल का कैगर है करीब 53% का, और दूसरे का भी कैगर करीब 32-33%। और दोनों फंड्स ने आपको शानदार रिटर्न्स जनरेट किए हैं, और दोनों ने बेंचमार्क को काफ़ी हद तक आउट परफॉर्म किया है। 3 से 4 साल में पैसा आपका इनके फंड्स में डबल हुआ होगा। और जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जब ये थे तो एक म्यूचुअल फंड की NAV 100 टाइम्स से ज़्यादा इनकी लीडरशिप में हुई थी। सुनील सर, थैंक यू सो मच हमें यहाँ आपके ऑफिस में इन्वाइट करने के लिए। एंड फिट तो बहुत ही अच्छा लगा देख के आपको। थैंक यू सो मच। मैं जब लास्ट टाइम आया था आपसे मिलने, तो आपने मुझे थोड़ी सी एडवाइस दी थी कि थोड़ा सा अपने आप पर थोड़ा काम करिए, थोड़ा फिट होइए। तो मैंने सोचा चलिए उस पर काम करेंगे। सुनील सर, मार्केट भी फिट है काफ़ी, और कुछ मार्केट को डरा ही नहीं रहा है। मतलब डेट सीलिंग हो या बाकी कोई भी इश्यूज हो, एक मार्केट को देखकर अब इस समय आपको डर लग रहा है, या फिर अभी भी कॉन्फिडेंस है कि ये मार्केट जो है एक इसी तरीके से आगे चलती रहेगी? देखो अनुज, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं हरदम ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। तो मेरा जो व्यू है आप थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से लीजिए। लेकिन अगर आप देखिए तो लास्ट 20-25 साल में जो भी ऑप्टिमिस्ट रहा है उसकी हेल्थ भी ठीक रही है और वेल्थ भी बना है। और अगर आप इंडिया को देखें आज, तो मैं हरदम ये कहता हूँ कि 2022 में अगर आप दुनिया को देखो तो दुनिया में ये क्वेश्चन था कि रिसेशन आएगा कि दे विल मैनेज टू ग्रो एट 0%। इंडिया में डिबेट थी कि इंडिया 6% ग्रो होगा कि 7% ग्रो होगा। अब बहुत क्लियर है कि कौन सा डिबेट अच्छा है। तो आई थिंक इंडिया तकलीफ के टाइम में बहुत ही एक अच्छे रेजिलिएंट इकोनॉमी के रूप में ऊपर आया है। और आई थिंक ये जो ऑप्टिमिज्म है ये उसी का फल है। हम कहते हैं कि इंडिया में 4D का पूरा एक समावेश हो गया है। एक तो डेमोक्रेसी, और ये रशिया में जो हुआ और चाइना में जो हो रहा है उसको रहते हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स डेमोक्रेसी प्रेफर करना शुरू कर दिए। एक डेमोग्राफिक्स, वी आर अ यंग कंट्री, बहुत क्लियर है। बहुत जनों ने काफ़ी कुछ कहा है तो मैं उस पर ज़्यादा बोलूँगा नहीं। बट थर्ड जो D बहुत इंपॉर्टेंट है इज़ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। आज 2022 में जो यूरोप में स्लो डाउन हुआ, थोड़ा US में भी हुआ, तो जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ थी उनको थोड़ा सा एक इम्पैक्ट हुआ। इंडिया का 80-83% इकोनॉमी जो है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी है। तो आपने देखिए हमने कैसे शादियाँ सेलिब्रेट की, कैसे हमने छुट्टियाँ मनाई हैं, फ्लाइट्स फुल है, होटल्स फुल है, मॉल्स फुल हैं। तो आई थिंक दैट हैज़ लेड टू इंडिया ग्रोइंग एट 6.3-6.4%। और लास्ट जो है हमारा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो लैग कर रहा था वो भी बन रहा है अभी, बट जो लैग कर रहा था वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने हमको बहुत एफिशिएंट बना दिया है। तो इकोनॉमी 6% ग्रो हुई, लेकिन हमारे टैक्स कलेक्शन 20% ग्रो है। और अभी ये सबको देखते हुए एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अभी टेलविंड बन गए हैं। तो सबसे बड़ा तो है तेल, क्रूड, ऑलरेडी डाउन टू $70। अगर ये लेवल पे क्रूड रह गया तो इंडिया वुड बी बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव। आई थिंक सबको देखते हुए आई थिंक इकोनॉमी इज इन गुड कंडीशन।
एक्चुअली मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही आपने, मैं क्योंकि सिर्फ डेमोक्रेसी प्लस डेमोग्राफी यूज़ करता था, आपने 2 डी जोड़ दिए इसमें, डोमेस्टिक इकोनॉमी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसी पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी क्लियरली बहुत शानदार रही है सुनील सर, और मैं इस बार के अर्निंग सीजन देख रहा था, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ने आउट परफॉर्म किया है। लेकिन क्या यहाँ पर अब बहुत जल्दी बहुत कुछ प्राइस इन हो गया? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऑटो सेक्टर में। आई नो आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल टीवीएस मोटर, आप इसका चार्ट देखिए 6 महीने का, क्या शानदार रैली रही है इसमें। आयशर मोटर्स देख लीजिए, बजाज ऑटो देख लीजिए, कोई भी ऑटो स्टॉक उठा के आप देख लीजिए। उसके अलावा इवन अगर आप नॉर्मल कंजम्पशन पर आएंगे, आईटीसी हो गया, नेस्ले हो गया, लीवर हो गया, इनमें कहीं भी वैल्यूएशन का स्कोप नहीं लग रहा है। तो क्या ये इस समय आपको ट्रेडिशनल वैल्यूएशन पैरामीटर से हटकर देखना होगा मार्केट को, तब पैसा बनेगा, या फिर ये जो मार्केट अभी प्राइसिंग कर रहा है एक अर्निंग्स का एक कंप्लीट बलूनिंग अप प्राइसिंग कर रहा है, ये क्या है मार्केट में जो डाइवर्जेंस है? सो एक तो है ना अनुज, मार्केट्स विल नेवर बी फेली वैल्यूड, या तो अंडर वैल्यूड रहेंगे या ओवर वैल्यूड रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हो सकता है कि नियर टर्म में कोई सेक्टर्स और कोई कंपनियां ओवर वैल्यूड है, हो सकता है 100%। बट ये भी हो सकता है कि द मार्केट्स इज एक्सपेक्टिंग सरप्राइज इन फंडामेंटल्स गोइंग फॉरवर्ड, वो भी हो सकता है कि कोई कंपनी हमको लग रही है कि आज महंगी है, लेकिन उनकी ग्रोथ रेट नेक्स्ट 2-3 साल में सरप्राइज करे, जिसके हिसाब से वो इतनी ओवर वैल्यूड नहीं लगे। थर्ड क्या होता है ना, जब पैसा बाजार में आता है, जैसे अभी दिख रहा है मई में वी हैव $5 बिलियन ऑफ नेट फ्लोज, बहुत दिनों बाद 1 महीने में इतना बड़ा फॉरेन का फ्लो आया है। तो टेम्पररीली एलोकेशन मनी ये मिसमैच क्रिएट करता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बाजार बहुत सस्ता है, बट बाजार ट्रेडिशनल पैरामीटर के हिसाब से ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो अगर आप देखिए 18,000 का इंडेक्स अक्टूबर 21 में था, अब 18,000 का इंडेक्स है, तो 18 महीने में बाजार ने कुछ नहीं किया है। वो 18 महीने में 6 क्वार्टर की अर्निंग, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट ग्रोथ इज 30%। तो बाजार 30% चीप हो गया कंपेयर टू अक्टूबर 21। आज अगर हम देखें, और आज अगर हमारा व्यू है कि अगले 2 साल में 16-17% का प्रॉफिट ग्रोथ आएगा, तो मार्केट्स आर एट 17 टाइम्स FY25, जो सस्ता नहीं है बट ज़्यादा महंगा भी नहीं है, पर्टिकुलरली फॉर अ इकोनॉमी लाइक इंडिया। तो हाँ, आज अगर आप मुझे कहोगे कि इन्वेस्ट करना है, मुश्किल काम है, इट्स नॉट ईजी, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि 15-17% रिटर्न ना बने। और घूम फिर के दे विल ऑलवेज बी स्टॉक्स जो महंगे हो गए हैं, एंड देयर विल बी स्टॉक्स जहां अपॉर्चुनिटी है। तो हमारा काम तो वही है। बिल्कुल। मई में मेरे ख्याल से काफी पैसा आ चुका है। अप्रैल के सेकंड हाफ से वो पैसा आना शुरू हुआ था, और उसके बाद मई में वो काफी पैसा आया। ये अब क्या एक आप रिस्पाइट दे रहा है डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स को, जो एक समय पर जिनको बहुत पैसा लगाना पड़ा था मार्केट में, क्योंकि एफआईएस काफ़ी बेच रहे थे। उससे पहले 5 महीने का फेज आया जिसमें एफआईएस ने लगातार बेचा। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मार्केट उन 5 महीनों में भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। मतलब बहुत लोग कंपेयर कर रहे थे 2008 के क्राइसिस से कि उतनी एफआईएस सेलिंग में लास्ट टाइम तो हम 60% गिर गए थे पीक से, इस बार हम हार्डली 18% गिरे फ्रॉम पीक टू बॉटम। तो क्या ये एक तरीके से अब रिलीफ दे रहा है डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स को थोड़ा सा? और ये क्यों हो रही है, इतनी बाइंग क्यों हो रही है? ये लॉन्ग ओनली फंड्स हैं या एक मोमेंटम चेजिंग ETFs हैं आपके हिसाब से? देखो, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आई थिंक सबसे बड़ा नमस्कार मीडिया को और रिटेल इन्वेस्टर्स को। आज एफआई ने इतना माल लास्ट 18 महीने में $35 बिलियन का माल बेचा, बट द कॉन्फिडेंस जो रिटेल इन्वेस्टर्स का था और जो एजुकेशन आप लोगों ने दिया है कि भाई बने रहिए, बिल्कुल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। आई थिंक जितना भी फॉरेनर्स ने माल बेचा, पूरा का पूरा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा है, बिकॉज इन्वेस्टर ने उनको पैसा दिया। आई थिंक वो कंटिन्यू रहने वाला है। आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी स्लो डाउन देयर। और मैं कहता हूँ ना, ये बोलते ना, ये इवोल्यूशन के स्टेज से मैच्योरिटी की स्टेज पे इंडियन इन्वेस्टर आ गया है कि भाई ये देश में ग्रोथ है, इसमें आप पैसा लगाते रहिए, आपका 12-15% रिटर्न हर साल बनते जाएगा। अब आते हैं फॉरेनर इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो लास्ट 18 महीने 2 साल बहुत ही डिफिकल्ट रहा है। कोरोना से उबर रही थी, और फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इन्फ्लेशन 30-40 ईयर हाई पे था, इंटरेस्ट रेट्स इतना जोर से बढ़ गया, और फिर जब सब स्थिति सुधर रही थी तो यू हैव सिलिकॉन वैली बैंक और भी दूसरे रीजनल बैंक्स, क्रेडिट स्विस जैसी इतनी बड़ी बैंक ऑलमोस्ट डिफॉल्ट हो गई। तो आई थिंक इन्वेस्टर ने, जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बहुत चैलेंजिंग टाइम देखा है।
अब जो मुझे दिखता है, और मैं यूएस भी जाके आया, मैंने एक नोट भी इशू किया था, बहुत क्लियर है कि ड्रैगन से हमें एलिफेंट पे मूव होना है। तो ड्रैगन इज चाइना, एलिफेंट इज इंडिया, कि भाई कैसे हम थोड़ा थोड़ा हमारा जो एक्सपोजर है चाइना से हम दूसरे कंट्रीज में मूव करें, और उसमें इंडिया इज अप देयर। और ये मूवमेंट इज नॉट ओनली इक्विटी मार्केट, इट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग एंड इकोनॉमी। तो टिम कुक एप्पल वाला इंडिया आया था, बहुत बड़े स्टेटमेंट्स देके गया कि दे वांट टू मेक इंडिया दो सेंटर खोल के चले गए यहाँ पर। टेस्ला वाला बात कर रहा है, इतने सारे इंजीनियरिंग कंपनीज बात कर रही है बड़ी बड़ी। और फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी बहुत क्लियर है, वो दिख ही रहा है ना हमको, रोज $200 मिलियन की बाइंग हो जाती है कि मनी इज मूविंग। तो अब क्या हो रहा है ना, पहले इमर्जिंग मार्केट वाज अ बिग एसेट क्लास, उसमें चाइना का वेटेज था 30-35-40%, इंडिया का वेटेज था 10-12%। अब जो फंड लॉन्च हो रहे हैं दुनिया में वो हो रहे हैं इमर्जिंग मार्केट एक्स चाइना, कि भाई हमको इमर्जिंग मार्केट में पैसा डालना है लेकिन चाइना नहीं चाहिए हमको। तो जैसे आपने चाइना को निकाल दिया, इंडिया का वेटेज वो वाले फंड में 40-40% हो जाता है। तो आई थिंक सम मनी इज कमिंग बिकॉज ऑफ दैट। और लास्ट जो इंडिया स्पेसिफिक फंड्स जो पहले बहुत ही प्रचलित थे, वो बीच में फैशन नहीं था उनका। हाँ। अब इंडिया स्पेसिफिक फंड भी आ रहे हैं। सर हमको भी पैसा मिला है बाहर से एज अ स्मॉल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मैं अगेन जा रहा हूँ मिडिल ईस्ट में, वहाँ से भी हमें उम्मीद है कि बड़ा एलोकेशन होगा। तो देयर इज एपेटाइट फॉर इंडियन इक्विटीज। तो फिर क्या मार्केट में एक रिस्क है सुनील सर इस समय, एक बबल का, एक ओवर वैल्यूएशन का, एक क्योंकि इतना पैसा आएगा तो वो स्टॉक्स तो लिमिटेड ही है। बट अभी तो शुरू ही है, अभी तो ट्रेन शुरू हुई है, आप अभी से रुकने की क्यों बात कर रहे हो? रुकने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ एक मेल्टअप, एक बबल फॉर्म। तो आने दो ना, अच्छा है अभी तो इन्वेस्टरों के लिए, जिसने अभी पैसा डाला है उनके लिए तो अच्छा ही है। अभी तो बहुत दूर है हम, अभी बहुत दूर है उससे। बबल 30-40-50 पी होता है तो उसको बबल कहते हैं, 17 पी में कहाँ से बबल हो गया? ठीक है, कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स हो सकता है, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो बिना वैल्यूएशन को देख के खरीदे हैं उनको उसका फल भी मिल रहा है। लास्ट 1-2 साल में वो नहीं चले हैं शेयर। अभी भी हमने देखा है काफी शेयर जो वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा हो गए थे और जिसमें रिजल्ट डिसअपॉइंट हुए वो आधे हो जाते हैं। तो एज इन्वेस्टर्स यू हैव टू बी केयरफुल। एक स्पेस जहां पर आपने बहुत महारत हासिल की थी, बहुत पैसा भी बनाया था आपने, एनबीएफसी स्पेस में आपने 2-3 बहुत शानदार स्टॉक्स चुने थे। गोल्ड फाइनेंस में आपका एक पिक था, वो बहुत ही ज़बरदस्त चला था। इस स्पेस में अब वापस मोमेंटम दिखना शुरू हुआ है। आरबीआई ने जो पॉज किया था पिछले क्वार्टर में, वहाँ से वो रैली स्टार्ट हुई। क्या आपको लग रहा है कि ये अभी भी मार्केट को पॉकेट लीड कर सकता है? इसमें बैंक्स भी जोड़ देता हूँ एक्चुअली। सो एक्चुअली बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज, जो लेंडिंग वाले फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर आप कंपनियां देखो तो 4-5 साल बहुत टफ गया उनका। पहले डीमोन हुआ, फिर जीएसटी हुआ, कोविड हुआ, बहुत ही स्ट्रेस हुआ उनको, बिकॉज ये 3 इतने बड़े इवेंट है ना कि आप कितना भी एफिशिएंट सिस्टम हो आपका, थोड़ा बहुत तो एनपीए आया ही है सबको। नाउ वी आर बिहाइंड इट। और बैंक्स के केस में जो 8-10 साल जो कॉर्पोरेट का एनपीए था, वो भी उसकी भी पूरी सफाई हो गई। तो अगर आप बैलेंस शीट देखिए, कोई बैंक में एनपीए है ही नहीं। बिल्कुल। मानी काफी तो बैंकों ने एक्स्ट्रा प्रोविजन करके रखा है कि अगर फ्यूचर में आए, तो अगर फ्यूचर में भी एनपीए आया तो भी प्रोविजन नहीं। हाँ। दूसरी तरफ क्रेडिट ग्रोथ इज वेरी हाई। एक तो केपेक्स चालू हो गया है कॉर्पोरेट साइड और गवर्नमेंट का, दूसरी तरफ लोग भी, चलो अभी थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है तो थोड़ा मॉर्गेज में डिमांड कम है, लेकिन लोगों को भी ये लगने लग गया है कि भाई नहीं, घर तो अच्छा होना ही चाहिए। तो देयर इज गुड डिमांड। और एनपीए है नहीं। आपने जैसे कहा इंटरेस्ट रेट साइकिल अभी लग रहा है पीक हो गया, 10 ईयर जीसेक इज बैक टू 7% फ्रॉम 7.4-7.5%। तो नेक्स्ट 2-3 साल बहुत ही अच्छा होगा फॉर बैंक्स एंड लेंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। जहाँ तक एनबीएफसी का सवाल है, अगर आप देखिए तो ये 3-4 जो बड़े इवेंट हुए उसमें काफ़ी एनबीएफसी है ना साफ हो गई। हाँ। तो अभी जो सर्वाइव हुई है ना, दे आर स्ट्रॉन्ग, उनके सिस्टम्स एंड प्रोसेस अच्छे हैं, प्लस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम है। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्पेस। इट्स अ गुड स्पेस। डिजिटल इंफ्रा की आपने बात की, आपने काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी रूट मोबाइल में, जिसने आपको काफ़ी रिटर्न्स जनरेट किए थे। ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस स्पेस में लिस्टेड प्लेयर्स आपको लगता है आगे जाके और बढ़ने वाले हैं? और क्या यहाँ अभी भी एक इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है लिस्टेड मार्केट में? अनलिस्टेड मार्केट में शायद हो, लेकिन लिस्टेड मार्केट में क्या यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है अभी? तो अनुज, अगर आप देखिए ना, हमारी जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं ना, वो आउट ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। बिल्कुल। लोग बोलते हैं एचडीएफसी बैंक, अगर हमने उस समय देख लिया होता कि कितने लोग एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं जब ये शुरू हुई थी, इट वॉज अ वेरी ईजी डिसीजन टू मेक। सेम इज द केस विद डिजिटल। आप देखिए हम कैसे काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, हम कैसे खरीदारी कर रहे हैं, हम एंटरटेनमेंट कैसे देख रहे हैं।
आई थिंक सब में डिजिटल इज नाउ बिकम द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। सुबह उठते सबसे पहले आप क्या चेक करते हो? अपना मोबाइल फोन। और शाम को रात को सोने के टाइम पे क्या करते हो? तो एवरीथिंग इज इन दैट डिवाइस एंड इट इज नॉट, चलो फोन वोन कंपनियां तो ठीक है, बट क्योंकि सब कुछ इंटीग्रेटेड है तो आई थिंक ये सेगमेंट और ये जो थीम है ना, ये मल्टी ईयर थीम है। अभी ऑब्वियसली इसमें बिकॉज फास्ट ग्रोइंग है तो 2021-22 में बहुत जोर से बबल आ गया था एक, जहाँ पे है ना आप खाली डिजिटल कंपनी हो तो आपको कुछ भी वैल्यूएशन मिलता था, वो गिरा भी जोर से। अब की बार जो करेक्शन वापस से ऊपर की तरफ आया है, पर्टिकुलरली इन यूएस, दैट इज ओनली इन प्रॉफिटेबल कंपनीज एंड लार्जर कंपनीज। तो मार्केट ने भी ये समझ लिया है कि अल्टीमेटली हाँ थीम तो अच्छी है, लेकिन हमको ऐसी कंपनियां चाहिए जिसमें प्रॉफिट बनता हो। तो इंडिया में आप देखिए जितने भी आईपीओ आए थे दे वर गुड कंपनीज, लेकिन प्रॉफिट नहीं था और वैल्यूएशन बहुत ऊपर थे। वैल्यूएशन एक रीजनेबल आए तो लोगों को कॉन्फिडेंस आया, लोगों ने खरीदा भी है। हमारा अनफॉर्चुनेटली एट अबैकस हमारा एक क्लियर है मंत्रा कि हम लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं अनलेस देयर इज विजिबल प्रॉफिटेबिलिटी। और लॉस मेकिंग कंपनियां ये सेगमेंट में बहुत हैं। तो अगर आपका जो माइंडसेट पी इन्वेस्टमेंट टाइप का है तो आप जरूर देख सकते हैं, लेकिन इवन ऑन द लिस्टेड प्रॉफिट मेकिंग स्पेस है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज अभी भी, जिसमें आपका अच्छा ग्रोथ के साथ में रिटर्न बन सकता है। एक बस बड़ा सेक्टर इंडिया का जिसने इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, हालांकि ऑफ लेट थोड़ा पार्टिसिपेशन आया है, वो है लार्ज कैप आईटी। मिड कैप आईटी ने तो अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया, लार्ज कैप आईटी में खासतौर से इन्फोसिस की गाइडेंस के बाद एक मार्केट को थोड़ा शॉक लगा था। क्या मार्केट अब उससे उबर रहा है? आपको लग रहा है कि वो एक नी जर्क रिएक्शन था या फिर ये सेक्टर अभी भी अंडर परफॉर्म करेगा आपके हिसाब से? नहीं, देखो आईटी में जो कंसर्न थे वो जायज़ कंसर्न थे। आज स्लो डाउन ग्लोबली है, उसका इम्पैक्ट आईटी में आएगा। हमने पहले बात की थी कि इंडिया बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। ये सेक्टर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। बिल्कुल। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो उसका थोड़ा बहुत तो रिपरकशन आईटी पे आएगा ही। दूसरा, अभी ये जो चैट जीपीटी और ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं तो लोगों को ये भी फियर है कि जो पहले 100 लोग लगते थे एक प्रोजेक्ट में, वो 30-40 में ही हो जाएगा। तो उसको लेते हुए भी थोड़ा स्लो डाउन का एक बोलते हैं ना अनुमानी एक रिस्क ऐसा है, है, रिस्क हाँ, है। हाँ। और ऑन द अदर हैंड बड़ी आईटी कंपनी ने आके गाइडेंस सबने कट कर दिया अपना, तो उससे भी थोड़ा सा एक फियर हुआ। तो आप सही कह रहे हो कि बड़ी आईटी कंपनी में पर्टिकुलरली जो 2-3 नाम लिए आपने उसमें अंडर परफॉर्मेंस आया है। लेकिन अगर आप देखिए डिस्पाइट इतने कंसर्न, जनरली आईटी सेक्टर हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर। बिल्कुल, हाँ। मानी आप थोड़े 2-3 बड़े कंपनियां भी देखें, नहीं 2-3 लार्ज कैप ने भी 10% रिटर्न दिया है ईयर टू डेट। सेंसेक्स ने तो 1% 2% ही रिटर्न दिया है। हमको लगता है कि वी आर इन बबल। टीसीएस ने आउट परफॉर्म किया फॉर एग्जांपल। आपने कहा कि वी आर इन बबल टेरिटरी। नहीं, मैं ईयर टू डेट हाँ। निफ्टी इज अप 2.5%। 2023 में अभी तक सिर्फ 2.5% बढ़ा है निफ्टी। अगर आप देखोगे तो हाँ ठीक है, वो एक बार गिर के फिर ऊपर आ गया, इसके लिए हमको लगता है स्टार्टिंग पॉइंट कई बार थोड़ा सा हम गलत ले लेते हैं। हाँ। और मिड कैप आईटी तो 40-40 50% ऊपर हो गए। तो व्हेन देयर आर सो मच कंसर्न्स द सेक्टर हैज डन वेल। सी ये सेक्टर है ना इज द ओनली सेक्टर वेयर इंडिया इज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। ये कंपनियां वर्ल्ड की बेस्ट कंपनियों में हैं। जितना प्रॉफिट बनाते हैं उतना बांट देते हैं, जितना प्रॉफिट बनाते हैं उसका कैश कन्वर्जन है। तो आई थिंक घूम फिर के ये सेक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए एक और सवाल मेरा, आप इस समय आप कहाँ पर बुलिश हैं? इस समय आपके पास क्योंकि काफ़ी पैसा आ रहा है, फ्रेश पैसा आप कहाँ डाल रहे हैं? कुछ थीम्स अगर आप 1-2 बता सकें तो। नहीं तो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत क्लियर है, इट्स अ लार्ज सेक्टर ऑल्सो। लोग बोलते हैं कंसेंसस है, लेकिन 35-40% अपना मार्केट इज फाइनेंशियल सर्विसेज। लेकिन वहाँ आपको स्टॉक स्पेसिफिक अभी क्लियर होना पड़ेगा, बिकॉज इवन इन एनबीएफसी कोई तो 6 बुक पे है और कोई अच्छी कंपनियां 1.5 बुक पे भी मिल रही। तो इट इज ऑलवेज बेटर फ्रॉम अ फंड मैनेजर कि भाई सेफ स्टॉक्स में चले जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, बट पैसा आपको दूसरे में बनेगा। दूसरा, आई थिंक आईटी सर्विसेज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू ट्रैक, उसमें पैसा बनेगा। थर्ड, डोमेस्टिक कंजम्पशन बट नॉन स्टेपल्स, जहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी है। और उसमें एक हेडविंड आई है तो शेयर थोड़े नीचे भी मिल रहे हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है, हाँ। उसमें हमको मिल रहे हैं शेयर। फार्मा इंटरेस्टिंग हो रहा है, बट फार्मा में लगेगा 3-4 महीना, बट इट इज वर्थ नाउ ट्रैकिंग। और डोमेस्टिक जो इंफ्रा रिलेटेड कंपनियां, जैसे रेलवे कंपनियों ने बहुत अच्छा किया है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू गो एंड बाय, बट गुड सेगमेंट। सीमेंट लग रहा है कि डिमांड ग्रोथ इज गुड। अभी प्राइसिंग पावर अभी तक नहीं है, बट डिमांड ग्रोथ इज गुड। वो छोटा सा एक सेक्टर हो सकता है। और इंडिया में एक अच्छी क्या चीज़ है ना, बहुत सारी लिस्टेड कंपनियां हैं,
और बहुत सारे नए थीम हैं। अभी एक बोलते हैं ना, एक टू प्ले ऑन लग्जरी या हाई एंड, दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज अल्टीमेटली अगर इंडियंस आर गेटिंग रिचर तो होगा उसमें वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट भी आएगा, बिकॉज अगर लोग रिच हो रहे हैं तो हमारा भी बिजनेस अच्छा ही करेगा। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड थीम विच वी कैन प्ले फ्रॉम अलोंग। तो इंडिया में अभी बुलिश रहे, मतलब कोई सोचे भी नहीं है अभी हल्का सा भी देखो आपको हरदम है ना, यू हैव टू बी कॉशियस। आई एम नॉट सेइंग कि कल का कल है 10-20-25% बढ़ जाएगा, बट इंडिया कीप्स ऑन ग्रोइंग एट 6.5-7%। तो उसको रहते हुए 15% रिटर्न बनाना, 12 से 15% रिटर्न बनाना बहुत पॉसिबल है। और कभी एक अच्छा साल चला गया तो दैट रिटर्न गेट्स हाईलाइटेड। तो 12 से 15% क्या अगर बन जाना चाहिए, अगर आप एक आप देखें लेके बैठे तो। फर्स्ट 60 years $1 trillion, फर्स्ट 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस $3 trillion। तो हमको 75 साल लगे $3 trillion की वेल्थ बनाने में। ये 3 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन होने वाला है अगले 7-8 साल में। तो जितना समय हमें $3 trillion वेल्थ बनाने को लगा, उतना ही वेल्थ हमारा 7-8 साल में बनने वाला है। एंड और आप, मैं और बाकी सब हमारे व्यूअर, वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर हियर टू सी इट। बिल्कुल। अच्छा सुनील सर, मार्केट्स की तो हम हमेशा बात करते रहते हैं, एक मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी, ये एबेकस स्टार्ट करने का विचार कब आया आपको, और ये एबेकस नाम आपने क्यों चुना? तो देखो मेरा अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी देखो, 2003 से मैं रिलायंस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर था। हमारा एक फिलॉसफी थी दैट इंडिया ग्रोज बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड डिस्पाइट द गवर्नमेंट। इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, आदमी एक बार सोच लेता ना मुझे करना है, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले या ना मिले वो करके दिखाता है। और वही स्टॉक्स में हमने काफ़ी पैसा बनाया, और वही स्टॉक्स की वजह से हम इतने बड़े फंड हाउस भी बन गए, और वही हमने कंटिन्यू किया अबैकस में। बट तभी 2017 में मैं सोच रहा था कि पूरी ज़िंदगी मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट किया है और मैं खुद ही एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहा हूँ। तो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट कि अभी आगे 10-15-20 साल ऐसा करना है कि जो मुझे करना है मैं करूँ, रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हैविंग द लार्जेस्ट एसेट्स, कैन वी हैव द बेस्ट एसेट्स एंड बेस्ट रिटर्न। सो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अबैकस तभी शुरू हुआ 2018 में। अबैकस जो है ABACUS was the first counting instrument। हम जब केजी स्टैंडर्ड में स्लेट में आते थे, तो अगर आप हमारा टैगलाइन देखो तो उसमें लिखा है बिलीव इन द बेसिक्स। तो हमारा व्यू है कि जो बेसिक्स है दैट मेक्स मनी। और इसको थोड़ा मैंने मॉडिफाई कर दिया, KKUS इज द नेम ऑफ माय फैमिली, कंचन, खुशी, उज्जवल, सुनील। अरे वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, तो ये आपने थोड़ा सा इनोवेशन डाल दिया इसमें। तो सुनील सर, अगले 10 से 15 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं फिर? सर मुझे पता नहीं, मैं ये देखता हूँ कि अगर इंडिया ग्रो होगी तो आप, मैं, बाकी सब भी ग्रो होंगे। तो वी आर देयर, पैशनेटली काम करना है। मैं ओमाहा में गया था और बाकी तो सब काफ़ी, वॉरेन बुफे और चार्ली मुंगर ने बहुत कुछ बोली। एक चीज़ जो पहले लगता था ना, अरे यार वर्क लाइफ बैलेंस, रिटायर होना है, अब मेरा बहुत क्लियर है, आई विल रिटायर इन माई ग्रेव। बहुत ही शानदार थॉट प्रोसेस सर, और थैंक यू सो मच आज फिर से आपने हमें यहाँ बुलाया और इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी।